हेलो गाइस, स्वागत है आपका शो विद द एक्सप्लेनर पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न सीरीज़। इस सीरीज़ में हम रॉन्ग टर्न के सारे पार्ट्स देखेंगे और इनकी स्टोरीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सारे पार्ट्स हिंदी में समझाने वाला हूँ, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल। आज की वीडियो में आप देखोगे इसका फर्स्ट पार्ट जो 2003 में आया था, और बहुत से लोगों को इसकी फर्स्ट पार्ट में कन्फ्यूजन है, और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच टॉप पे पहले पहुंच जाता है और हेली रिच को अपने आप को खींचने के लिए कहती है, लेकिन रिच उसे कोई जवाब नहीं देता और अचानक रिच उस टॉप पे आके गिरता है। जैसे ही हेली उसकी तरफ देखती है, उसके मुंह पे उसका खून गिरने लगता है। वो अभी कुछ समझ भी नहीं पाती और अचानक रिच को कोई उठा के नीचे फेंक देता है और हेली को ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए हेली अपनी रस्सी काट देती है और किसी तरह उस चट्टान पे लटकी रहती है। वो रिच की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं बन पाती और वो नीचे गिर जाती है। वो बिल्कुल रिच की बॉडी के सामने गिरती है। रिच का मरा हुआ फेस देख के उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी। वो अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले उसका पैर एक बार्ब वायर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहाँ से कोई उसे खींच के ले जाता है और वो सिर्फ चिल्लाती रह जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस, जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन हाईवे पे जाम लगा हुआ था। वो एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है और वो ट्रक ड्राइवर बताता है उसे कि जाम बहुत आगे तक लगा हुआ है। वो कहता है कि जाम खुलने में कुछ घंटे लग जाएंगे। क्रिस कुछ घंटे वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कार घुमा के वापस चल देता है। वो फ़ोन पर किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके नेटवर्क ही चले जाते हैं। उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है और वो कार को मोड़ लेता है। उस गैस स्टेशन पर बहुत सारी कार खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि मीलों तक कोई भी नहीं था। गैस स्टेशन पर जाके वो वहाँ का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेड पड़ा था। वो वहाँ के मालिक मेनार्ड से कुछ मदद की उम्मीद करता है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था। तब क्रिस वहाँ के मैप में एक जगह देखता है जहाँ पे उसको एक रोड दिखता है बियर माउंटेन के नाम से, जो कि हाईवे पे आगे जाके मिल रहा था। वो कार में बैठ के उसी रोड पे चल देता है। आगे जाके उसे 2 रोड दिख जाते हैं और मेनार्ड ने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसलिए वो कच्ची सड़क पे आगे बढ़ता है। और यहाँ इस मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है क्योंकि क्रिस ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया है। उस सड़क पे थोड़ी आगे चलने के बाद उस साइड में एक हिरन मरा हुआ मिलता है। वो सामने देखने के बजाय उस हिरन को देखता रहता है और सीधा जाके एक कार में ठुक जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी और आवाज़ सुन के वो वहाँ आ जाते हैं। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए भी वो तैयार था। जैसे कार्ली, स्कॉट, एवन और फ्रेंसिन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी कार का टायर पंक्चर था और ये देख के साफ पता चल रहा है कि इत्तेफाक से पंक्चर नहीं हुआ है, किसी ने ज़बरदस्ती ही किया है। टायर में लिपटे बार्ब वायर मूवी के शुरू में भी देख चुके हैं, जब हेली को गिरा के मारा गया था। जैसी कहती है कि पास में एक पेट्रोल पंप है और वहाँ जाके हम अपने किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो पीछे जाने के बजाय आगे ही बढ़ते हैं। फ्रेंसिन और एवन कार के पास ही रुकते हैं और आगे जाते जाते उन्हें बहुत कुछ अजीब भी दिख रहा था। पहले उन्हें मरा हुआ नेवला मिलता है, फिर थोड़ी आगे जाते हैं तो आग जली हुई मिलती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्रिस को वो बहुत अजीब लगता है और वो आगे बढ़ने के लिए सलाह देता है। उधर एवन गायब हो जाता है। फ्रेंसिन सोचती है वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एवन का जूता पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे एवन का कान पड़ा हुआ मिलता है। वो डर के पीछे हटने लगती है। तभी पीछे से एक भयानक आदमी उसे बेरहमी से पकड़ लेता है और उसका मुंह बीच में से फाड़ देता है। इधर वो सब चलते चलते उस रोड के डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है और मदद बुलाने के लिए वो उस कैबिन तक जाते हैं। उस कैबिन के आसपास भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिससे क्रिस को कुछ अलग लगता है। बहुत देर तक आवाज़ लगाने पर जब कोई नहीं आता तो क्रिस कैबिन के अंदर ही घुस जाता है और इसके पीछे वो सब भी अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें दुनिया भर की ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो सारी अजीब अजीब चीज़ें थी। कार्ली वॉशरूम में जाती है और वहाँ उसे किसी इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। क्रिस को फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी पार्ट्स मिलते हैं। जैसी को वो बार्ब वायर मिल जाती है जिससे वो उसकी कार पंचर हुई थी। अब वो सब समझ जाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा था।
तभी वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सामने से वहाँ कोई आ जाता है और वो लोग पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था, वहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो सब वहीं छुप जाते हैं। वो लोग अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छुपे हुए थे। वो फ्रांसिन की लाश वहीं पटक देते हैं। जेसी किसी तरह अपने आप को संभालती है और वो डिफॉर्म्ड लोग फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं। और ये सब स्कॉट और कार्ली कमरे में छुप के देख रहे थे। वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और मौका देख के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो लोग वहाँ से जान बचा के भागते हैं, लेकिन वो लोग भी उनके पीछे ट्रक लेकर निकल चुके थे। वो लोग भागते भागते एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं। वो लोग सोचते हैं कि वो किसी कार में बैठ के निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी गाड़ी सही नहीं थी। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है और वो लोग छुप जाते हैं। वो ट्रक लेके वहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ हमें वो सही से दिखाए जाते हैं। वो 3 भाई थे, 1 आई, सॉटूथ और 3 फिंगर। वो तीनों किसी तरह के डिसफिगर्ड म्यूटेंट्स थे जो इंसानों को खाते थे। क्रिस कहता है कि हम उन तीनों भाइयों का ट्रक लेके भाग सकते हैं। वो खुद उनका ध्यान भटकाता है और सबको कहता है कि सब लोग ट्रक में जाओ। अनफॉर्चुनेटली सॉटूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधे जाके उसके पैर में लगती है। 1 आई और 3 फिंगर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तब स्कॉट उनका ध्यान भटाता है। वो क्रिस को छोड़ के स्कॉट के पीछे लग जाते हैं। जेसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक तक लेकर जाते हैं। जैसे ही वो ट्रक का गेट खोलते हैं वैसे ही एवन की बॉडी वहाँ उसमें से निकल के गिर जाती है। वो जल्दी से ट्रक में बैठ के आगे बढ़ते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वो ट्रक रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही स्कॉट पहुँचने वाला होता है ट्रक तक, सॉटूथ उसे मार देता है एक तीर से। वो उन पे भी हमला करता है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो उसी रोड पे स्ट्रेट चलते हैं और आगे उन्हें रोड बंद मिलता है। देन वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक वॉच टावर दिखता है और वो उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से वो देखते हैं तो उन्हें सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है और दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। उस वॉच टावर में उन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और जैसी क्रिस को फर्स्ट एड देती है। उन्हें एक रेडियो भी मिलता है। वो उसे ऑन करके मदद बुलाने लगते हैं। तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों भाई भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्हें देखकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का वेट करते हैं, लेकिन तभी उन्हें रेडियो पे कोई रिप्लाई करता है और उसकी आवाज़ वो तीनों भी सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो टावर पे हैं और वो तीनों भी टावर पे चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है। इधर कार्ली रेडियो पे मदद बुलाती है। एकदम से वहाँ शांति फैल जाती है और उन तीनों को लगता है वो तीनों भाई जा चुके हैं। तभी उन्हें वहाँ धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें ज़िंदा ही जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली नीचे कूदने लगती है, लेकिन क्रिस उसे बचाता है। लेकिन नीचे देख के क्रिस कहता है कि उन्हें वहाँ से कूदना होगा। नीचे पेड़ की टहनियाँ हैं जिनके ऊपर वो कूद सकते हैं, जो कि जलने से बेहतर होगा। वो वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत टहनी तक आ जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसी भी एक टहनी तक कूद जाती है। इधर वो तीनों भाई उन्हें पेड़ पर कूदते हुए देख लेते हैं और 3 फिंगर उन्हें मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो टहनियों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन 3 फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से काट देता है। क्रिस जेसी को लेकर चुपचाप से आगे बढ़ता है। आगे वो 3 फिंगर को मारने का प्लान बनाते हैं। क्रिस एक टहनी को खींच के पकड़ लेता है और जैसे 3 फिंगर को वहाँ पर फंसा कर लेकर आती है और जैसे ही वो सही जगह पहुँचता है क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है और वो टहनी के सहारे नीचे जाके गिरता है। 3 फिंगर का ये हाल देखकर वो दोनों भाई गुस्सा हो जाते हैं। टहनियों के सहारे वो एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और छुपकर रात बिताते हैं। और जैसी क्रिस को बताती है कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ था और जैसे ही उसके दोस्तों ने ये बात जानी वो उसको यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो सब बिना वजह मारे गए। सुबह होते ही वो वहाँ से निकलते हैं और चलते चलते उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा नीचे था और वो लोग सोच ही रहे थे कि उस रोड तक कैसे जाएं। तभी सॉटूथ क्रिस को उठाकर नीचे फेंक देता है और 1 आई जेसी को उठाकर ले जाने लगता है। क्रिस को रोड पर एक शेरिफ की कार दिखाई देती है। किसी तरह वो ढलान से उतरकर कार के सामने जाके मदद मांगने लगता है। वो शेरिफ उन तीनों को ही ढूंढ रहा था क्योंकि कल रात इसी के साथ इनका रेडियो पे कांटेक्ट हुआ था। इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता, सॉटूथ उसकी आंख में तीर मार देता है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस कार में बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ की जेब में थी। सॉटूथ वहाँ आ जाता है
लेकिन क्रिस उससे नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। सॉटूथ शेरिफ की बॉडी को लेकर कार में जाने लगता है। तभी क्रिस कार के नीचे छुपकर उसे कस के पकड़ लेता है। उधर कैबिन में उन्होंने जेसी को बेड से बांधा हुआ था और वन आई उसे मारने ही वाला था। तभी सॉटूथ वहाँ शेरिफ की कार लेकर पहुँच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने में उसकी मदद करता है। शेरिफ की बॉडी को अंदर लाकर उसको वो काटने लगते हैं। उसके बाद वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, क्रिस उसे शेरिफ की कार से कुचल देता है। इसके बाद वो सॉटूथ को भी जला देता है और एक टूल उसके अंदर घुसा के उसे भी घायल कर देता है और वो जल्दी से जेसी को फ्री करने लगता है। तभी वन आई उठ जाता है और उसे उठा के पटक देता है और वो हैचेट से क्रिस पर हमला करने लगता है। किसी तरह जेसी उसके सर के अंदर तीर घुसा देती है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और क्रिस को पीटने लगता है। तभी जेसी क्रिस की मदद करती है और उसके अंदर एक भाला घुसा देती है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन तीनों में से कोई भी मरा नहीं था। इतना सब के बाद भी वो मरे नहीं थे और मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और क्रिस के पास भी बस एक ही गोली बची हुई थी। तभी वो कैबिन के बाहर निकलकर गैस कंटेनर्स पे शूट कर देता है। वहाँ आग लग जाती है। वहाँ बहुत तेज़ धमाका होता है जिससे वो तीनों भाई जल जाते हैं और वो लोग ट्रक लेके भाग जाते हैं। वो सीधा उस गैस स्टेशन पे जाते हैं और क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई उस रोड पर ना जा सके। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शेरिफ वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और थ्री फिंगर उसे मार देता है। इतने सब के बाद भी वो जिंदा था। तो ये थी रॉन्ग टर्न की कहानी। बहुत सारे लोग रॉन्ग टर्न 2 के शुरुआत के सीन को रॉन्ग टर्न 1 मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी सीरीज़ की इकलौती यही मूवी है जिसमें अननेसेसरी ब्लड, गोर और वायलेंस नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाकी सब पार्ट्स गोर से भरे हुए हैं। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि रॉन्ग टर्न सीरीज़ को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इस मूवी ने अपने बजट से डबल की कमाई की। इस मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत सारे एक्टर्स को भी चोट लगी थी। जैसे टावर से कूदने वाले सीन में कार्ली को सच में चोट लगी थी। फ्रांसिन और एवन सेम एक्टर्स एक साल बाद जाके डॉन ऑफ द डेड मूवी में दिखाई दिए थे। उस मूवी में भी वो दोनों कपल ही थे। और फन फैक्ट ये है कि मूवी के एंड सीन में जेसी ने थ्री फिंगर प्ले करने वाले एक्टर के ऊपर सचमुच आग लगा दी थी। तो ये थे इस मूवी के फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो इस मूवी में उतना गोर नहीं है जिसके लिए फ्रेंचाइज जानी जाती है, लेकिन इसके आगे के सभी पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा गोर है और इसके आगे के पार्ट्स मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।